हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। क्या होता है सोलर सिस्टम? तो स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम इज अ ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ द सन एंड द ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट इट ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो सोलर सिस्टम क्या है? हमारे पास ये सन है और सन के जो है इर्द गिर्द जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट है जो कि इसी को बॉन्ड किए हुए हैं। ये ग्रेविटेशनल बॉन्ड है इनके बीच में। या तो ये डायरेक्टली बॉन्ड होंगे या तो कुछ स्मॉलर स्मॉलर जो है वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि इनडायरेक्टली बॉन्ड होते हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो है वो पढ़ने वाले हैं, वो हम जो है सन स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टार्स क्या होते हैं। देखिए, कॉस्मिक एनर्जी जो इंजन है, कॉस्मिक एनर्जी इंजन जिसे हम कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस क्या क्या करता है? एक तो हीट प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, अल्ट्रावायलेंट रेस प्रोड्यूस करता है, एक्सरे प्रोड्यूस करता है और दूसरे फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है। तो वो स्टार्स कहलाते हैं। तो इट्स कंपोज्ड लार्जली ऑफ द गैस एंड द प्लाज्मा। किसके बने हुए हैं? गैस और प्लाज्मा के बने हुए हैं। प्लाज्मा क्या है? ए सुपर हीटेड स्टेट ऑफ द मैटर कंपोज्ड ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हम जो स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, उसके अलावा जो हम प्लाज्मा पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या होती है? एक सुपर हीटेड स्टेट होती है मैटर की, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बनी हुई है। तो स्टार से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि ल्यूमिनिसिटी क्या होती है। ल्यूमिनिसिटी जो है वो क्या होती है? ये ब्राइटनेस फैक्टर होता है कि कितनी एनर्जी जो है ये दे रहे हैं। वो ब्राइटनेस फैक्टर जो है वो ल्यूमिनिसिटी कहलाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा, द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्टार्स। तो नीचे आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, हाइड्रोजन है, हीलियम है, इस तरीके से 4-5 ऑप्शन जो है वो दिए जा रहे हैं आपको। तो पूछा जा रहा है द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द स्टार्स, तो वो आपका सही आंसर क्या होगा? स्टार्स होगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करेंगे, स्टार्स होगा। अच्छा, नोट्स कहाँ पर मिलेंगे आपको? मैं वो यहीं पर बता देता हूँ। आपको जो है हमारे ब्लॉग में मिलेंगे, नीचे लिंक भी दे देंगे, www.homeacademyblog.blogspot.com। तो ये हमारी जो है ये ब्लॉग होगा, इस पे आपको जाके ये सारे नोट्स मिलेंगे। आप जो है अपने यहाँ पर जो भी थ्योरी होगी वो सारा आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, वैसे भी पढ़ सकते हैं, हमेशा जो है वहीं पर रहेंगे तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो अब देख लीजिए, स्टार्स का हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है मून्स के बारे में कि मून क्या है। तो हम जानते हैं मून क्या है? अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं। कब बना है? इट वाज फाउंड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, अराउंड 30 to 50 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। मून जो है वो अर्थ की जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट ऐसे याद रखेंगे, मून क्या है? अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है। कब बनी है? वाज फाउंड अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। आज से जो है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जो है मून बना हुआ है। लेकिन जब हमारा जो है सोलर सिस्टम बना है, उसके जो है 30 से 50 मिलियन साल के बाद जो है वो मून बना है। मून के लिए याद रखेंगे, इट इज इन द सिंक्रोनस रोटेशन। सिंक्रोनस रोटेशन क्या होती है कि जो फेस इसका अर्थ की तरफ है, ये हमेशा के लिए वही फेस जो है वो रहेगा। तो याद रखेंगे, अर्थ इसका क्या मीनिंग है? रोटेशन विद अर्थ मूविंग द मीनिंग द सेम साइड इज ऑलवेज फेसिंग द अर्थ। जो साइड जो है वो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है, हमेशा के लिए जो है वही साइड जो है वो फेस करेगा। अब आप एक फिनोमिना जानते हैं, जो आपने टाइडल एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ा होगा, कि जो है टाइड्स बनती है। तो टाइड्स किसकी वजह से बनती है? उसका जो है उसकी वजह क्या होती है? वो भी ग्रेविटेशनल पुल होता है। किसका? मून का। मून का जो है ग्रेविटेशनल पुल होता है, जिसकी वजह से टाइड्स बनती है। तो देखिए, द राइज एंड फॉल ऑफ द अर्थ, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स अराउंड द अर्थ आर कास्ड बाय द मून। तो इस बात को याद रखेंगे, ये मून से बनती है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अगर देखिए, हम अर्थ पे हमारा वेट अप्रोक्सीमेटली एवरेज वेट एक ह्यूमन का 60 केजी है।
अगर वो पर्सन जो है मून पे जाता है तो उसका वेट कितना होगा, तो उसका वेट जो है 1/6 हो जाएगा, यानी कि जो है उसका वेट 10 केजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरी बात जो है वो आपको याद रखनी है मून से। ए पर्सन वुड वे मच लेस ऑन द मून, कितना लेस, बट वो भी याद रखेंगे 1/6 जो है वो अर्थ से, अर्थ पे जो उसका वेट है उससे जो है 1/6 हिस्सा जो होगा वो उसका मून पे होगा। तो अगर अर्थ पे 60 है, मून पे 10 केजी होगा। अब मून पे जो है वो क्वेक्स भी है, ये भी आपके पास अगला फैक्ट होगा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मून क्वेक्स क्या होते हैं? देखिए, दीज आर काज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ये जो क्वेक्स बने हैं मून पे किसकी वजह से बने हैं? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ की वजह से बने हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन आ सकता है जो मून के ऊपर जो ये क्वेक्स बने हुए हैं, ये किसकी वजह से बने हुए हैं? ऑप्शन आएगा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। तो आप सही आंसर क्या होगा? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ की वजह से बने हैं। जो लूनार एस्ट्रोनॉट्स होते हैं यूज सिस्मोग्राफ ऑन देयर विजिट टू द मून एंड फाउंड दैट small monoquakes occurred at several kilometers beneath the surface, causing ruptures and the cracks. Scientists think the moon has a molten core just like the earth. तो ये हमारे पास मून से रिलेटेड जो है वो फैक्ट्स है। फिर हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिलेशंस की। कॉन्स्टिलेशंस जो है वो क्या होता है? तो ये एक्चुअली में ग्रुप ऑफ द स्टार्स होता है। कॉन्स्टिलेशंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ द स्टार्स होता है, याद रखेंगे। अ ग्रुप ऑफ द स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न दैट इज ट्रेडिशनली नेम्ड आफ्टर इट्स अपरेंट फॉर्म और इट आइडेंटिफाइड विद अ मिथोलॉजिकल फिगर। तो इसे हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है कॉन्स्टिलेशंस के बारे में देख लीजिए, ये ऐसा दिखता है, ग्रुप ऑफ द स्टार्स होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये हमारे पास देखिए पूरा ऑर्बिट में ये हमारे पास एक कॉन्स्टिलेशन है। ये सारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं ये कॉन्स्टिलेशंस कहलाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स क्या होते हैं? देखिए, प्लैनेट जो है दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। प्लैनेट की अपनी ना ही हीट होती है, अपनी लाइट भी नहीं होती है, बट ये जो इसमें लाइट होती है और जो हीट आती है वो किसकी वजह से आती है? इन स्टार्स की वजह से आती है। तो प्लैनेट जो है एक सेलेस्टियल बॉडी है डेट इज इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। तो ये हम देखा कि ये सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है वो सन के इर्द गिर्द जो है वो घूमते हैं। दे हैज सफिशिएंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी टू ओवरकम द रिजिड बॉडी फोर्स सो दैट इट अज्यूम द हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इनका एक अपना मास होता है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, तो इनकी शेप भी अपनी है, और जो है ये जो इनका ऑर्बिट होता है उसे क्लियर करते हैं, किसी नेबरहुड के ऑर्बिट में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये उनका अपना एक और फिक्स ऑर्बिट होता है। अब हमारे पास प्लैनेट्स कौन-कौन से हैं? जैसे कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है, ये हमारे पास प्लैनेट्स हैं। अब इनसे कुछ क्वेश्चन जो है वो आते हैं। जैसे प्लूटो पहले प्लैनेट था, अब ये एक डॉर्फ प्लैनेट है। ये मैंने बहुत डिटेल में जो है आपको ज्योग्राफी की वीडियोस में पढ़ाया हुआ है ये सारी चीज़ों को। तो जहाँ पर वहाँ पर जो फैक्ट्स छोड़े हुए थे, उन फैक्ट्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो प्लूटो जो है अब ये डॉर्फ प्लैनेट है, क्योंकि जो इसका ये दूसरे ऑर्बिट का जो जो पाथ था उसे क्लियर नहीं किया, बल्कि फिर जो है उसी अपने सिमिलर साइज के जो ऑर्बिट है, जो सिमिलर साइज का जो प्लैनेट था उसके पार्ट में जो है उसके ऑर्बिट में जो है वो चले गए, जिसकी वजह से ये डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में है। फिर हम जो है प्लैनेट्स विद द रिंग्स की अगर बात करेंगे तो 2 प्लैनेट हमने याद रखने हैं इसमें, जुपिटर एंड सॉरी 3 प्लैनेट, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस जो है दे हैव द रिंग्स अराउंड देम। तो ये याद रखेंगे। ये अगर पूछा जाता है किस प्लैनेट में जो है वो रिंग्स है। फिर स्मॉलेस्ट प्लैनेट की बात करेंगे तो मरकरी, लार्जेस्ट प्लैनेट की बात करेंगे जुपिटर होगा। इनर प्लैनेट में मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आते हैं। आउटर प्लैनेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर एग्जाम के लिए आपके लिए है। फिर प्लैनेट ऑर्बिट की बात करेंगे। देखिए, ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट इज अ पाथ ऑब्जेक्ट दैट टेक्स in space as it revolves around the object. While a planet travel in one direction, it is also affected by the sun's gravity. अब हम जानते हैं कि सपोज के ये सन है, ये सन है,
और हर कोई प्लेनेट जो है, मैं नीचे जो है वो डायग्राम ही आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास सन है और हर कोई प्लेनेट जो अपने अपने ऑर्बिट में चल रहा है। ये अपना ऑर्बिट है इसका, ये अपना ऑर्बिट है, ये अपना ऑर्बिट है। तो सन के पास भी जो है एक ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से सन जो है इन्हें अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो इस वजह से जो ये इनका एक ऑर्बिट जो है वो फिक्स हो जाता है। तो यही वजह है, इनका ऑर्बिट जो है वो फिक्स हो जाता है। सो यहाँ पे याद रखेंगे, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द सन्स ग्रेविटी काजिंग इट टू टेक अ कर्व्ड रूट। तो जो इन्हें कर्व्ड रूट मिलता है, एक ऑर्बिट सा मिलता है, वो किस वजह से मिलता है? सन की ग्रेविटी की वजह से मिलता है। और ये अपना एक जो है कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो कर सकते हैं। फिर बात करेंगे मिल्की वे गैलेक्सी की। मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? देखिए, अवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है इसी का पार्ट है, इसी गैलेक्सी का पार्ट है। हम जानते हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का अगर नाम पूछा जाता है तो वो क्या होगा? आकाशगंगा है। आकाशगंगा क्यों हमने नाम रखा? क्योंकि हम मानते थे जो एंशिएंट इंडिया था, उसे हम इमेजिन करते थे वो एक रिवर था, उसके ऊपर एक स्काई था और स्काई में जो है वो लाइटनिंग बाकी चीज़ें हुआ करती थी। तो आकाश का मतलब होता है स्काई, ठीक है? आकाश का मतलब स्काई और हमने इसे रिवर माना था, रिवर मतलब गंगा, तो ये हो गया आकाश गंगा। फिर हम बात करने वाले हैं द सन की। सन क्या होता है? ठीक है, देखिए, द सन ऑफ द सोलर सिस्टम, द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज मेड अप एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। तो सन जो है, जो हमारा सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सन है, और ये जो सन है वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का बनता है। और हम सन को कहते हैं द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट। आप जो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी में पढ़े होंगे सोलर एनर्जी के बारे में, तो आप वहां पर पढ़े होंगे कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट जो है वो सोलर सिस्टम का क्या होगा? वो सन होगा। तो ये क्या काम करता है? पहले अभी हमने पढ़ा कि ये जो है एक पुलिंग फोर्स देता है बाकी प्लैनेट्स को सोलर सिस्टम में, जिसकी वजह से उनको अपने साथ बॉन्ड करके रखता है। सो इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसके अंदर मास जो होता है, इसका बहुत ज्यादा मास होगा। इट कंटेन्स मोर देन 99.8% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का जो टोटल मास है उसमें से 99.8% मास जो है वो सन का होगा। उसके अलावा बाद में जो बड़ा प्लैनेट है वो जुपिटर है, थोड़ा बहुत उसका होगा, और बाकी जो होगा वो रेस्ट ऑफ द प्लैनेट का होगा। अब सन जो है उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस होती है, किसका बना हुआ है? द सन जो है इज एट प्रेजेंट उसके अंदर जो है 70% हाइड्रोजन है एंड 28% जो है वो हीलियम है। बट आपको ये भी याद रखना होगा, इसके अंदर जो हाइड्रोजन है 70% और हीलियम 28% है, लेकिन अपनी जो ये हाइड्रोजन इसको रेगुलरली जो है वो हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है अपने कोर में। तो स्लोली स्लोली जो है इसे जो है वो कन्वर्ट कर रहा है सन हाइड्रोजन को, किसमें? हीलियम में। उसके अलावा इसके अंदर कुछ और जो है वो अमाउंट ऑफ द मेटल भी है। तो लाइट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ जो है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो लाइट जो है वो ट्रेवल करती है किस स्पीड से? 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। तो जो है लाइट जो है वो कितना टाइम लेती है सन से जो है वो अर्थ के बीच में आने में? तो 8 मिनट्स जो है कुछ सेकंड, 10-11 सेकंड जो है वो टोटल लेती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में हम कवर करेंगे ही। फिर हम बात करते हैं अर्थ की। मेन तो हम सारे प्लैनेट्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर वही पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। अर्थ क्या है? द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अगर देखेंगे सन से जो नजदीक प्लैनेट पहले मरकरी होता है, फिर वीनस होता है, फिर अर्थ होता है। तो तीसरे नंबर पे आता है, याद रखेंगे, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट भी है अर्थ। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट होगा। अब अर्थ की जो शेप होती है वो कैसी शेप होती है? हम जानते हैं जो है ये पोल्स पे जो है स्लाइटली फ्लैटेंड होती है। इसकी वजह से हम इसकी शेप को जो कहते हैं, जो टर्म टेक्निकल टर्म है, जियोआइड शेप होगी। ठीक है, अर्थ की जो शेप होगी जियोआइड शेप होगी। अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट कहलाता है। क्यों कहा जाता है इसको ब्लू प्लैनेट? क्योंकि जो 2/3 इसका जो है वो सरफेस है वो वाटर से जो है वो कवर है। वाटर से जो कवर है वो कितनी सरफेस है? 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। अब हम सैटेलाइट्स के बारे में देखेंगे। सैटेलाइट जो होती है हमारे पास नेचुरल भी होती है और ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी होती है।
तो नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है? एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो कि मूव करती है अराउंड द प्लेनेट इन द सेम वे एज अ प्लेनेट मूव अराउंड द सन। जैसे कि सन के इर्द गिर्द जो है प्लेनेट घूमते हैं, और जो है सैटेलाइट जो है वो उन प्लैनेट्स के इर्द-गिर्द घूमती है। उसके बाद हमने ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो है वो भी बनाई है, जो कि आर्टिफिशियल बॉडी होगी, जो कि साइंटिस्ट ने बनाई है टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और कम्युनिकेशन। फिर हम बात करने वाले एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स क्या होता है? यहाँ पर इस टर्म के बारे में जानने वाले हैं। देखिए एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एक न्यूमेरस जो है वो टाइनी बॉडीज है अराउंड द सन। सन के इर्द-गिर्द कुछ टाइनी बॉडीज हैं जो एस्टेरॉइड कहलाती है। बट अगर एग्जैक्टली पूछा जाता है किस किस के बीच में होगी, इट वाज फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में होगी। जैसे कि ये यहाँ पर हमारे पास एस्टेरॉइड बेल्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्लैनेट जुपिटर होगा और यहाँ पर हमारे पास मार्स होगा। तो इन दोनों के बीच में जो होगा वो हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट होगा। तो लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है वो कौन सी है? ये आपके एमसीक्यू के लिए है, आपके लिए पॉइंट याद रखेंगे, सीरियस। ठीक है, लार्जेस्ट एस्टेरॉइड जो होगी वो सीरियस होगी। और ये भी आपके लिए एमसीक्यू के लिए, एस्टेरॉइड जो है वो मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो है वो मिलता है। अब हमारे पास एक और टर्म्स होगी, मीटियोर्स एंड मीटेओराइट्स जो है वो क्या होते हैं? तो इसमें जो है कुछ टर्म्स आती है, 2-3 टेक्निकल टर्म्स होगी कि एक मीटियोराइट्स, एक मीटियर्स क्या होते हैं, एक मीटेओराइट्स क्या होते हैं और एक मीटेओराइड क्या होता है। तो यहाँ पर 3 स्पेलिंग्स आप देखेंगे। देखिए, ये पहली है मीटियोर्स, फिर हम मेटेओराइट्स देखेंगे और फिर हम मेटेओराइड्स देखने वाले हैं। ये 3 टर्म्स हैं। ठीक है, while traveling through the space, asteroids sometimes smash with each other and break into the minor remains। तो यहाँ पर हमने देखा जो है एस्टेरॉइड जो है वो जो है वो सन के इर्द-गिर्द जो है वो घूम रहे हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट में जो है वो चल रहे हैं। लेकिन जो ये एस्टेरॉइड है, जो है एक-दूसरे के साथ जब टकराते हैं, तो यहाँ पर जो है ब्रेकअप हो जाता है इनमें और ये माइनर्स में बन जाते हैं, छोटे-छोटे बन जाते हैं। तो उसके अलावा जो है कॉमेट्स भी हमारे पास होते हैं। कॉमेट शेक डैश्ड एज़ दे वांडर द सोलर सिस्टम। कॉमेट्स क्या होते हैं? आप जानते हैं कि वो जो है उसके अंदर डस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा, स्नोई होते हैं, डस्ट होती है। जब वो सन के इर्द-गिर्द आते हैं तो वो स्नो पिघलने लगती है, तो डस्ट और गैसेस में बन जाते हैं। तो ये जो ब्रेकअप होता है, इट रिजल्ट इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। इस ब्रेकअप की वजह से जो है वो स्मॉल पार्टिकल बनते हैं एंड फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिन्हें हम मेटेओराइट्स कहते हैं। और ये मेटेओराइट जो है वो अराउंड द सन जो है वो चलते हैं। ठीक है, तो मेटेओराइट्स जो होते हैं, मेटेओराइट्स जो होते हैं विच ऑर्बिट द सन, कहाँ पर घूमेंगे ये? जो है सन के ऑर्बिट में ही घूमेंगे। देखिए, द ऑर्बिटल शेप जो होती है इनकी वो एलिप्टिकल होती है और ये सन के इर्द गिर्द ही जो है वो घूमते हैं। और ये किसके जो है वो स्मॉलर डिसइंटीग्रेटेड पार्ट है, हमने पढ़ा भी ये एस्टेरॉइड्स के जो है और कॉमेट जो है उनके जो है ये डिसइंटीग्रेटेड, उनके जो है फ्रेगमेंट्स हैं। इनका कोई अपना जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन जो है ये जो है वो प्लैनेट्स में आके गिरते हैं। तो देखिए, मोस्ट मेटेओराइट्स आर रॉकी एंड स्मॉल। ज्यादातर जो भी रॉकी होंगे वो स्मॉल होंगे। व्हेन ड्रा नियर द अर्थ, जब ये अर्थ के नजदीक आते हैं, इट बर्न्स अप एंड एज इट गोज थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो जैसे ही जो मेटेराइट्स जो होते हैं, ये अर्थ के जो है वो नजदीक आते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर वो इन्हें जला देता है, इन्हें बर्न अप करता है। तो इसकी वजह से जो है एक मिट्योर बनता है। क्या बनता है? एक मिट्योर बनता है, METEOR, मेट्योर बनता है। तो मेट्योर जो है वो क्या हो गया, आपने समझा। पहले आपने देखा कि एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स होते हैं, उनके जब छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं टकराने के बाद, तो मेटेओराइड बनता है। अब ये मेटेओराइड जो है अर्थ के नजदीक जब आता है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो इसे जो है बर्न अप करता है और क्या बनाता है? मेट्योर बनाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हमारे पास है फायरबॉल्स और बिगर मेटेओराइट्स। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फायरबॉल्स के बारे में, तो वो भी याद रख लेना। फायरबॉल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर बिगर मेटेओराइट्स अप्रोक्सीमेटली रेंजिंग इन द डायमेंशन एनीवेयर फ्रॉम द बास्केटबॉल टू द वॉल्क्सवैगन। तो इतना जो है वो एक बास्केटबॉल से लेके जो है वॉल्क्सवैगन जितने जो होते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है दे आल्सो मेक वेरी इम्पोजिंग स्काई एग्जिबिट एज दे स्मैश इनटू द फ्रेगमेंट एंड बर्न अप इन देयर वे थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये जब आते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो ये भी चलते हैं।
देखिए, सम मेटेओराइट्स एंड्यूर पैसेज थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड हिट द ग्राउंड। अब आप जानते हैं कि कुछ ऐसे मेटेओराइट्स होते हैं, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं वो तो जल जाते हैं, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन कुछ ऐसे मेटेओराइट्स होते हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से जो है होते हुए अर्थ के ग्राउंड को हिट करते हैं। आप सुनते हैं ना कि आज मेटेओराइट वहां पर गिर गया। जो गिरते हैं, जो अर्थ पे गिरते हैं, उन्हें हम मेटेओराइट्स कहते हैं, RITES कहते हैं। समझ आ गई तीनों का डिफरेंस? मेटेओराइट्स, देखो, पहले हमारे पास एस्टेरॉइड्स और कॉमेट है, वो टूटते हैं तो फ्रेगमेंट बनते हैं। उन फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? हम उन्हें मेटियोर कहते हैं, सॉरी, उन्हें मेटेओराइट्स कहते हैं। अब ये मेटेओराइट्स जो होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं और अर्थ का एटमॉस्फेयर इन्हें जलाता है, तो उसे हम मेटियोर कहते हैं। लेकिन वो मेटेओराइट्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से होते हुए हमारे ग्राउंड को, हमारी लैंड को हिट करते हैं, उन्हें हम मेटेओराइट्स कहते हैं। होपफुली जो है अब आपको इसका डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है, अब देखिए, एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर माइनर प्लैनेट्स। जैसा कि हमने कहा, वो प्लैनेट्स के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, वहां पर जो है वो चलते हैं। सो द ऑर्बिटल शेप जो होती है इनकी एलिप्टिकल होती है, ऑर्बिट द सन। मेटेओराइट्स के बारे में बात करेंगे, दे आर द फॉलिंग स्टार्स, जो कि फॉलिंग स्टार्स है। फिर हम इनके ऑर्बिटल की बात करेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, एलिप्टिकल होगा इनका भी ऑर्बिट सन की तरफ, और जो है दे पुल्ड इनटू द लार्जर बॉडीज। तो एस्टेरॉइड जो होते हैं बिलीव टू बी द लेफ्ट ओवर फ्रॉम द प्लेनेट एंड दे आर बिलीव टू बी द स्मॉलर डिसइंटीग्रेटेड एलिमेंट ऑफ कॉमेट एंड एस्टेरॉइड्स मेटेओराइट। ठीक है, तो एस्टेरॉइड जो होंगे बिलीव टू बी अ लेफ्ट ओवर फ्रॉम द प्लेनेट, एंड मेटेओराइट का हम बिलीव करते हैं कि वो डिसइंटीग्रेट फ्रेगमेंट है कॉमेट और एस्टेरॉइड के। क्या एस्टेरॉइड जो है वो एटमॉस्फेयर है उसके पास? डू नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर। और मेटेओराइट के बारे में बात करेंगे, इनका भी अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, बट ये जो है जलते हैं जब ये किसी भी प्लैनेट के आसपास गुजरते हैं उसके एटमॉस्फेयर से, जैसे कि हमने अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात की। इनका डायमीटर कितना होता है एस्टेरॉइड्स का? एस्टेरॉइड जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, 1 से लेके 100 किलोमीटर तक डायामीटर होता है। और जो हमारे मेटेओराइट है वो इन्हीं के जो है एस्टेरॉइड का ही जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं, तो इनका जो डायमीटर है वो 10 मीटर उससे भी कम होता है। फिर मेटेओर हमने देखा, मेटेओर क्या होते हैं? दे आर स्टिल इन द स्काई, ये जो कि स्काई के एटमॉस्फेयर में जो है वो जल जाते हैं बट वहीं पर रहते हैं, तो उसे हम मेटेओर कहते हैं। मेटेओराइट क्या होते हैं? दे आर ऑन द अर्थ, वो जो है जो अर्थ पे गिरते हैं, अर्थ के ग्राउंड को हिट करते हैं, उन्हें मेटेओराइट्स कहते हैं। तो मेटेओराइट जो होते हैं द ब्रेक डाउन इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर व्हिच रिजल्ट इन द फ्लैश ऑफ द लाइट नोन एज meteors, एंड मेटेओराइट्स आर ब्रोकन मेटेओराइट दैट लैंड ऑन द अर्थ। ये हमारा डिफरेंस क्लियर हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं कॉमेट्स की। कॉमेट्स क्या होते हैं? देखिए, कॉमेट्स क्या होते हैं? दे आर द डर्टी स्नोबॉल्स। जैसे कि मैंने अभी पहले ही कहा था कि ये डर्टी स्नोबॉल्स होते हैं। जैसे किसके बने होते हैं? मोस्टली मेड अप ऑफ डस्ट के, रॉक्स के, आइस के, एंड कैन रेंज इन देयर विड्थ फ्रॉम अ फ्यू माइल्स टू द टेंस ऑफ माइल्स वाइड। इतने 1 माइल से लेकर कुछ जो है 10 माइल्स तक जो है इनकी विड्थ हो सकती है। व्हेन दे ऑर्बिट क्लोजर टू द सन, जब सन के जो है वो नजदीक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी है C2020 F3 की। जब सन के नजदीक होते हैं तो आप जानते हैं जो चीज सन के नजदीक होगी तो सन की हीट की वजह से जो है वो हीट अप होगी। जब ये हीट अप होगी तो ये क्या करेगी? ये रिलीज करेगी डेब्रिस ऑफ डस्ट एंड द गैसेस। तो इसकी ये जो डस्ट एंड गैसेस होगी, ये जो है वो ये रिलीज करेंगे। सो द सॉलिड पोर्शन कॉमेंट कॉन्सिस्टिंग का मोस्टली ऑफ वाटर, तो हमने पहले ही बोला ये किसके बने हुए? डर्टी स्नोबॉल्स है। तो जो सॉलिड पोर्शन होगा ऑफ कॉमेट वो किसका बना हुआ? मोस्टली ऑफ द वाटर, आइस एंड एम्बेडेड डस्ट पार्टिकल्स आर इनएक्टिव व्हेन फार फ्रॉम द सन। ठीक है, तो जब ये सन से दूर होते हैं तो ये इनएक्टिव होते हैं, बट जब ये सन के सरफेस में आते हैं तो उसमें हीट होगी, हीट की वजह से इनकी सरफेस वेपराइज होगी एंड दे थ्रो अवे लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैस एंड डस्ट, thus forming the enormous atmosphere and the tails। तो कॉमेट जो है जब सन से दूर होगा तो उसका जो आइसी पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, वो इनएक्टिव होगा,
लेकिन जब वो सन के नज़दीक आता है तो सन की गर्मी की वजह से वो वेपराइज़ होने लगती है आइस। तो उसकी वजह से क्या होता है, दे थ्रो अप लार्ज क्वांटिटी ऑफ द गैसेस एंड डस्ट। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैसेस एंड डस्ट जो है वो देती है, तो उसकी वजह से जो एक एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पर बन जाता है। और टेल्स जो है बनती हैं इनकी पूरी, या फिर आप देखते हैं कॉमेट्स की टेल्स। ठीक है, तो आपने फिगर्स में काफ़ी देखा होगा। उसके अलावा हम बात यहाँ पे करेंगे, दे रिलीज़ गैसेज़ फ्रॉम ग्लोइंग हेड। ये क्या-क्या रिलीज़ करते हैं? गैसेज़ तो वो रिलीज़ करेंगे ही करेंगे। दैट कैन ऑफ़न बी लार्जर देन द प्लैनेट। इतने बड़े हो जाते हैं, इवन जो है प्लैनेट से भी बड़े दिखने शुरू हो जाते हैं। इतना जो है वो गैसेज़ जो है ये रिलीज़ करेंगे। एंड डेब्रिस फॉर्म अ टेल, और इसका जो डेब्रिस होगा वो टेल बनाएगा एंड दैट कैन स्ट्रेच आउट ऑफ द मिलियंस ऑफ माइल्स। इतनी बड़ी जो है वो जो है ये बनाएँगे टेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस टाइप से जो है वो बनते हैं। यहाँ पर हम जो है इसका डिफरेंस जो है वो देखेंगे पूरा। ये हमारे पास कॉमेट्स है। ये हमारे पास मेटेओराइट है जो लैंड पे गिरा। ये मीटियर्स है जो कि वहीं पे रहते हैं। तो एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स है, मेटेओराइट्स है, इनके बारे में हम जो है वो देखने वाले हैं। देखिए ये एस्टेरॉइड्स इस तरीके से होते हैं जब आपस में टकराते हैं। ये देखिए एक दूसरे से टकराए तो टाइनी पार्टिकल्स में बनेंगे। तो इनके जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएँगे? मेटेओराइट्स कहलाएँगे। ये हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट है, मार्स और जुपिटर के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि हेलिस कोमेट है या दूसरे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वहाँ से एमसीक्यू जो है वो चांसेस रहते हैं कि आने के। देखिए ये जो है गिरा हुआ है मेटेओराइट। तो ये होते हैं कॉमेट्स। ऐसे जो है अ, फ्रोज़न गैसेज़ होती है इनके अंदर, तो जब ये सन के आस-पास जो है आती है, तो ये पिघलना शुरू हो जाती है, तो डस्ट देती है। तो हमने देखा डेब्रिस जो है वो टेल बनाता है, तो इस टाइप की जो है वो टेल दिखती है, यही जो चीज़ है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डेब्रिस जो है वो टेल कैसे बनाता है, तो ये कॉमेट्स की जो टेल होती है, काफ़ी बड़ी टेल होती है। ठीक है, तो हमने देखने की जो है वो कोशिश की है एक वीडियो। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने देखने हैं, कि हमने ये तो बात कर दी कि वेपराइज़, ये सारी चीज़ें बात कर दी। टेल के बारे में भी पढ़ लिया। तो यहाँ पर देखिए, ईच टाइम अ कॉमेट passes द सन, इट loses some of its material and it eventually dissipates completely as a result।
तो जैसे सन के आसपास से गुजरता है ये कॉमेट, तो ये डिसअपियर होने लगता है, सन की हीट की वजह से जो है ये डिसअपियर होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, कॉमेट्स में बी ओकेशनली पुश्ड इनटू द ऑर्बिट क्लोजर टू द सन एंड द अर्थ नेबरहुड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ही होती है यहाँ पर। तो अगर हमारे पास टोटल जो अभी कॉमेट्स जो है माना जाता है नासा की रिसर्च के मुताबिक कि यहाँ पर मोर देन जो है 3650 नॉन कॉमेट है एज ऑफ नाउ। बट उसमें से इम्पोर्टेंट जो है हेलिस कॉमेट हम बात करेंगे उसके बारे में, और मैंने पहले भी ये जो है डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब देखिए, द प्रिडिक्टेबल कॉमेट है और एक लेस प्रिडिक्टेबल कॉमेट्स है। प्रिडिक्टेबल कॉमेट्स क्या है? वो कॉमेट है, प्रिडिक्टेबल कॉमेट्स आर शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स है that takes less than 200 years to orbit around the sun। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। कुपलियर बेल्ट में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? कुपियर बेल्ट में। दे आर फाउंड इन द कुपलियर बेल्ट। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे। दो हमारे जो है प्रेडिक्टेबल कॉमेट्स है, ठीक है, तो वो कहाँ पर मिलते हैं हमें कॉमेट्स? ये कुपलियर बेल्ट में मिलते हैं, वेयर many comets orbit the sun in the realm of the Plato। फिर वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स जो है वो कौन सा है? हेलीज कॉमेट है। हेली कॉमेट जो है वो अपीयर होता है 76 ईयर्स के बाद, और अब जो ये अपीयर होने वाला है 2062 में अपीयर होगा। तो इसे याद रखेंगे। इसके बारे में मैंने पहले जो है डिटेल में जो है वो सोलर सिस्टम की वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। तो हेलिस कॉमेट जो है वो 76 ईयर्स के बाद जो है 2062 में जो है मिलेगा। तो यहाँ पर जो है कुपियर बेल्ट के बारे में आप भूलेंगे नहीं कि यहाँ पर जो है वो कॉमेट मिलते हैं हमें। फिर जो है लेस प्रेडिक्टेबल कॉमेट जो होते हैं, देयर फाउंड इन ओरेट क्लाउड। कहाँ पर मिलते हैं? ओरेट क्लाउड में। ओरेट क्लाउड में मिलते हैं लेस प्रेडिक्टेबल कॉमेट। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। एक कुपियर क्लाउड, जहां पर हमने प्रेडिक्टेबल कॉमेट्स की बात की कि शॉर्ट पीरियड जो कॉमेट होते हैं वो कुपियर बेल्ट में मिलते हैं, और जो लेस प्रेडिक्टेबल कॉमेट होंगे वो ओरेट क्लाउड में मिलेंगे। ये ओरेट क्लाउड कहाँ पर है? डेट इज अबाउट 100,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है फ्रॉम द सन। ठीक है, सन से जो है 100,000 जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पे है। तो कॉमेट्स इन द क्लाउड कैन टेक एज लॉन्ग एज 30 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन। तो इस बात को भी याद रख लेंगे कि कितना टाइम लेता है, वो 30 मिलियन ईयर्स लेता है एक रोटेशन को पूरी करने में सन के इर्द गिर्द। फिर हमने पढ़ना है जो है एक्सोप्लैनेट्स के बारे में। तो एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं? देखिए, एक्सोप्लैनेट्स के बाद हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम सन स्पॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, सोलर फ्लेयर्स के बारे में और सोलर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जो हम इतना ही रखेंगे, और ठीक है, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे।